नमस्कार। सीटेड विथ जी टीचर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी में आप लोगों को मैंने पहला ही वीडियो में बताया था कि हिंदी का आपको टेंशन नहीं लेना है। हिंदी ग्रामर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन एक भी आपका नहीं छूटेगा। उसके बावजूद अब सीटेड में ज़्यादा समय है नहीं कि हम लोग परिभाषाओं को रटें और बैठें कि परिभाषा रटेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पे चीज़ों को सीखेंगे। और मैंने उस दिन आप लोगों को भाषा के बारे में बताया था कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होती है, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आज हम उसी में एक टॉपिक के बारे में बता चुके थे पहले भी, लेकिन आज मैं डिटेल बता रहा हूँ कि वर्ण क्या होता है। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो इस चीज पे आप ध्यान देंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स में या ऑप्शन के आधार पे भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के भी तीन भेद होते हैं। अब आती है कि सर स्वर वर्ण किसे कहेंगे आप। तो स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण स्वतः हो, स्वयं हो, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की जो संख्याएं होती है वो 11 होती है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री। स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं, हरस्वर, दीर्घस्वर, प्लुत स्वर। अब आती है कि हरस्वर किसे कहेंगे, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग हरस्वर कहेंगे। अब आइए दीर्घ स्वर पे, जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय या दो से अधिक मात्रा का समय लगेगा उसे हम लोग प्लुत स्वर कहेंगे। हरस्वर जैसे ओ बोलते हैं तो फिर हम बोले आ, ओ से आ को बोलने में ज्यादा समय लगा, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे ओम, हरि ओम, महात्मा गांधी, तो ये होगा प्लुत स्वर में। जैसे आप लोग एक कहानी पढ़े होंगे अष्टावक्र की, तो अष्टावक्र जब अपनी माँ को पुकारता था तो वो प्लुत स्वर में बोला करता था माँ। इसके बाद हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण पे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वर वर्ण की मदद से या सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, वे कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है, क से लेकर के मौ तक, क से लेकर के मौ तक। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हम बोलेंगे क से मौ का मतलब ये हुआ, क से मौ तक का मतलब हुआ कि क वर्ग। अब क वर्ग मतलब क्या हुआ कि क, ख, ग, घ और अंग, क, ख, ग, घ और अंग। तो ये क वर्ग हुए, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। अकुह विसर्ज्यानां कंठ, अकुह विसर्ज्यानां कंठ, अ आ क वर्ग और ह का उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठ होगा। अब आइए, और इनकी संख्या जो होती है स्पर्श व्यंजन की वो 25 होती है। फिर आते हम लोग अंतःस्थ व्यंजन में। अंतःस्थ व्यंजन जो होती है ये स्वर और व्यंजन के बीच में होती है, ये स्वर और व्यंजन के बीच में होती है। अंतःस्थ व्यंजन ये स्वर और व्यंजन के बीच में होती है। इनकी भी संख्या 4 होती है। उसमें व्यंजन तालबी श, मूर्धन्य श, दंती श, ह। इसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं तालबी श, बहुत बच्चे तालम्ब श बोलते, तालम श नहीं होती है, तालबी श होती है। और मूर्धन्य श, दंत श, ह।
इसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है। अब आइए अंत अस्त में य र ल व ये स्वर और व्यंजन के बीच होती है। स्पर्श व्यंजन का डेफिनेशन देखिए, उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्वर वर्ण के में अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? ये अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ये वर्ण ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। अनुस्वार को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे हम कहते हैं अंगूर, बंदर, अंगूर, बंदर। फिर इसके बाद हम अयोगवाह के बाद आते हैं अनुनासिक पे। इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण नाक एवं गला दोनों से होता है। जैसे हम कहेंगे चांद, चांद, आंख, विसर्ग। इसके उच्चारण इसका उच्चारण हो की तरह होता है। जैसे प्रातः, अतः, हो आती है लास्ट में, इसे हम लोग विसर्ग कहेंगे। अब आइए संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? कि वे ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से या संयोग से बनते हैं। जैसे आप देखेंगे अक्ष, क हलंत, मूर्धन्य श हलंत, इस दोनों के संयोग से अक्षों का निर्माण हुआ। अब आया द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन इसे कहते हैं जब दो व्यंजन एक साथ आए या बार बार आए तो ऐसे व्यंजनों को हम लोग द्वित्व व्यंजन कहेंगे। जैसे माम संयुक्त, च च संयुक्त। तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि चम्मच और बच्चा। एक बार अपना लोग रिवीजन के तौर पर पुनः देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, पुल्ल स्वर। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन, उष्म व्यंजन। एक बात ध्यान हम लोग रखेंगे कि अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू जिसमें क्वेश्चन रहता है उसमें ये संख्या पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्याएं कितनी होती है। जैसे क से म तक याद रखेंगे 25, अंतः अस्त याद रखेंगे 4, उसमें व्यंजन याद रखेंगे 4। क से म तक में अंतः अस्त में य, र, ल, व, उसमें व्यंजन में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। अंतः अस्त व्यंजन में ये स्वर और व्यंजन के बीच में होता है अंतः अस्त व्यंजन। और उस व्यंजन में इसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है। आइए हर्षस्वर का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, ड़ी। यहाँ पे देखिए आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, अयोगवा। ये वर्ण ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। अनुस्वार इसका उच्चारण नाक से होता है, अनुस्वार इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे अंगूर, बंदर। अनुनासिक में लीजिए, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण नाक एवं गला से होता है। जैसे अनुनासिक, नाक, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण नाक एवं गला दोनों से होता है। जैसे चांद, आंख। फिर हम लेते हैं विसर्ग को। इसका उच्चारण हो की तरह होता है। जैसे प्रातः, अतः। संयुक्त व्यंजन जैसे अक्ष, क हलंत, मूर्धन्य श हलंत। जैसे द्वित्व व्यंजन में मौम संयुक्त, जैसे बच्चा, बच्चा। और जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं चम्मच, चम्मच, या चम्मच भी आप बोल सकते हैं। चम्मच हम लिखे हैं, जो हम लोग बोलते हैं चम्मच या चम्मच लिख सकते हैं। इसको हम लोग जितना भी पढ़ते जा रहे हैं एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। और साथ साथ सीटेट में मैं कई बार देखा हूं कि अच्छे अच्छे अभ्यर्थी सिर्फ पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। सिर्फ पढ़ने से आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। आप लोग कोई भी सेट ले करके उसका मॉक टेस्ट दें और उसके बाद मॉक टेस्ट से आपका भी नंबर इम्प्रूव होगा। जो प्रीवियस ईयर विगत परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे भी आप ग्रामर की क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ घबराना नहीं है
और सीटेट रटने से तो होगी नहीं। पहली बात, क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। जहाँ पे आपको आंसर पॉजिटिव लगे उस आंसर की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन लेंदी रहती है लेकिन हमें उसे समझना होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। रूट लर्निंग से हमारी रिजल्ट नहीं होगी। धन्यवाद।